गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ये लगभग 2 लेक्चर रहेंगे हमारे। एक लेक्चर में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग, और नेक्स्ट लेक्चर रहेगा डेडिकेटेड सिर्फ आईयूपीएससी को लेकर। ठीक है, क्लास 10th जितना भी आपका सिलेबस आ रहा है वो सारा का सारा इसमें कवर किया जाएगा। हाइड्रोकार्बन, अल्किन अल्काइल से जो पार्ट आ रहा है वो भी नेक्स्ट लेक्चर में कवर किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया, ऑर्गेनिक वर्ड का क्या मतलब होता है। तो ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब होता है लाइफ। ये लवोजियर ने बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली वो कंपाउंड्स होते हैं जो लाइफ से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं जो लिविंग बीइंग से ड्राइव करे गए हैं, या तो उनके फॉसिल से ड्राइव करे गए हों या फिर नॉर्मली ड्राइव करे गए हों। ठीक है, डेड वेजिटेशन से भी जो ड्राइव हुए हैं वो भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो इंट्रोडक्शन में हम ये पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं क्या। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली वो हैं जिसमें क्या है, कार्बन। ठीक है, तो क्या कार्बन हो किसी कंपाउंड में तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है क्या। जैसे ये टेबल है, अब इस टेबल में बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, क्या ये ऑर्गेनिक हैं? इसमें कुछ ऑर्गेनिक हैं और कुछ ऑर्गेनिक नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि कार्बन है तो वो ऑर्गेनिक हो गया। हाँ, कार्बन होना उसका एक रीज़न होना चाहिए। दूसरा ये कि वो किसी लिविंग बीइंग से या लिविंग थिंग से एसोसिएटेड भी हो, हाइड्रोकार्बन हो, ठीक है, या उसका डेरिवेटिव हो। तो यहाँ पर कार्बन है बट ये सारे के सारे ऑर्गेनिक नहीं है। ठीक, ऐसा अगर कोई कहता है कि ये ऑर्गेनिक है तो वो गलत है। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो बहुत जनरल हैं, NaCl, HCl, H2SO4, NaOH, सब क्या हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर आपको पता करना है कि ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है, तो आप एक चीज़ तो मान के चलो कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट मतलब जैसे NaHCO3, ठीक है, साइनेट जैसे NH4CNO, अमोनियम साइनेट, ये सारे के सारे क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। तो बाकी सब क्या हुए, ऑर्गेनिक कंपाउंड हुए। ठीक है, जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, या कोई और एलिमेंट भी हो सकता है। तो ये सारे हो गए आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ तक के अमोनियम साइनेट। और बाकी ये क्या बचे आपके, ये आपका CH4, मीथेन, ग्लूकोज और इथेनॉल। तो ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर आपको इसके नाम में भी प्रॉब्लम आ रही है तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे यूरिया है, जैसे शुगर है, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे रॉक्स वगैरह से जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, या रॉक्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इनऑर्गेनिक। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, इनऑर्गेनिक। सॉल्ट क्या है, इनऑर्गेनिक। मिनरल्स क्या है, इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो सबसे पहले जब स्टार्टिंग हुई तो बर्जीलियस एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो ऑर्गेनिक लाइफ से रिलेटेड हैं, वो किसी ना किसी वाइटल फोर्स के थ्रू बन रहे हैं, किसी दिव्य शक्ति से बन रहे हैं, तो इसलिए आप इसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। उस टाइम ये बात ठीक भी लगी लोगों को, तो बर्जीलियस की बात लोगों ने मानी कि अच्छा हो सकता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मैन्युफैक्चर ना किए जा पाएँ। मैन्युफैक्चर ना करने का मतलब ये कि नेचुरली ही इनको पाया जाए। जैसे पौधे में जो कंपाउंड पाए जा रहे हैं उसको पौधे के थ्रू ही आप पा सकते हो, उसको आप लैब में बैठ के उस कंपाउंड को नहीं बना सकते हो। ठीक है, ऐसी बातें। तो बर्जीलियस ने बोली, वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में बात करी इन्होंने कि वाइटल फोर्स थ्योरी ही रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बनने में। ठीक, लेकिन समय आगे बढ़ा और कुछ ही सालों में एक वूलर नाम के साइंटिस्ट है जो कि बहुत स्मार्ट लग रहे हैं भी बहुत स्मार्ट। इन्होंने क्या किया, बहुत ही स्मार्टली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम यूरिया है उसको बनाया, सिंथेसाइज किया एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हेल्प लेके। और वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन था, वो कोई नहीं बल्कि अमोनियम साइनेट था। ठीक है, NH4CNO, NH4 पॉजिटिव ये कटायन है। ठीक है, एंड CNO ये क्या है, अनायन है, CNO माइनस। ओके, तो ये क्या है, बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसका इस्तेमाल करके इन्होंने क्या बनाया, यूरिया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, तो बर्जीलियस ने पहली बार क्या किया, एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन कराई और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना डाला। इसका मतलब जो वाइटल फोर्स थ्योरी है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग से ही आप ले सकते हो, अदरवाइज लैब में नहीं बना सकते हो, तो वो चीज़ हो गई उनकी गलत। इसको आप मैन्युफैक्चर भी कर सकते हो। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे उसमें कोल्ब का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल्ब ने एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज किया उसके एलिमेंट से, और कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड जो आप 11th में डिटेल में पढ़ोगे, जिसमें एल्केन कैसे बनाना है, एल्कीन कैसे बनाना है, कोल्ब के मेथड्स का इस्तेमाल करके, वो सब हम डिटेल में पढ़ते हैं 11th क्लास में। तो कोल्ब बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, बर्थेला बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। बर्थेला ने क्या किया, मीथेन CH4 इसको सिंथेसाइज किया। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या था, जो कोल्ब ने सिंथेसाइज करी थी, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, और ये किस में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है।
ठीक, सिट्रस फ्रूट्स में भी पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी लगाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा पेट्रोलियम इंडस्ट्री, एलपीजी गैस सिलेंडर, इसमें क्या होता है, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, अभी समझेंगे कि धीरे धीरे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं। सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑयल में, जेलीज में, वैक्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। डाइज में, कलर्स में, पेंट्स में, इनको कलर देने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। प्लांट्स वगैरह से एक्सट्रैक्ट करके लाए, कलर दे दिया इसको, तो वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पॉलीथीन, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर्स, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। पॉलीमराइजेशन किस में होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, उनकी चेन्स बनाई जाती हैं लंबी लंबी, ठीक है। प्लास्टिक्स वगैरह ये सब भी किससे बनाया जाता है, हाइड्रोकार्बन का यूज़ करके बनाया जाता है, तो ये भी क्या है, ये इनके पॉलीमर्स हैं बेसिकली, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाए जाते हैं, ठीक है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, इसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत यूज़ होता है। फूड इंडस्ट्री में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत यूज़ होता है, ठीक है। इवन सॉल्ट के अलावा जो बाकी सारी चीज़ें हैं जो कलर दे रही हैं, एक अरोमा दे रही हैं, वहाँ पर क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में जैसे यूरिया भी हमने पढ़ा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ से रिलेटेड है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन क्या होता है, ऑर्गेनिक, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड है। सोप इंडस्ट्री, इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़ी लंबी लंबी चेन्स होती हैं, फिर लास्ट में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा हुआ होता है और साथ में एक सॉल्ट, तो ये सब क्या है बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डिटेल में पढ़ेंगे सबको। एक हमने ओवरव्यू लिया कि कितनी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और क्या धारणा थी और कैसे ये धारणा चेंज हुई, कैसे हम इसको मैन्युफैक्चर करने लगे। तो आपके सामने एक टर्म आएगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं जिसमें केवल और केवल कार्बन होता है और केवल हाइड्रोजन होता है। जैसे CH4 मीथेन, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4, तो 4 हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा होगा, बॉन्ड बना रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन। जैसे इथेन C2H6, ये भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन। जैसे इथेन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C2H4, तो ये भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन वो सारे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। ये कंपाउंड की स्ट्रेट चेन्स भी हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, स्ट्रेट चेन्स भी हो सकती हैं, ठीक है। इसकी ब्रांचिंग भी हो सकती है, हो सकता है कोई ऐसी स्ट्रेट चेन हो कार्बन कंपाउंड्स की और साथ में क्या हो, एक ब्रांच हो, ठीक है, या 2 ब्रांचें हो। तो स्ट्रेट चेन्स हो सकती हैं, ब्रांचिंग हो सकती हैं। हो सकता है कि सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हों, अगर सारे बॉन्ड सिंगल होंगे तो कहेंगे उनको अल्केन, अगर एक डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन, 2 डबल बॉन्ड होंगे तो डाई अल्कीन, 2 ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो डाई अल्काइन। इस तरीके से एलिफेटिक कंपाउंड्स का हमने ओवरव्यू देखा, ठीक है। जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं बेसिकली, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन की चेन है, ठीक है। साइक्लोब्यूटेन CH2, अभी आपको नाम में प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं प्रोपेन ब्यूटेन बोल रहा हूँ, धीरे धीरे प्रॉब्लम सही हो जाएगी। यह है साइक्लोब्यूटेन। तो ये सारे साइक्लिक कंपाउंड भी क्या हैं, एलिफेटिक। तो फिर उसके अलावा हाइड्रोकार्बन सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एलिफेटिक, एक एरोमेटिक। अब क्लासिफिकेशन अगर 2 पार्ट में है तो या तो एरोमेटिक होगा या एरोमेटिक नहीं होगा। जो भी कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा वो कहा जाएगा एलिफेटिक कंपाउंड, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड कौन होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें बेंजीन की रिंग पाई जाती है, जैसे CH 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 C6H6, ठीक, क्या है, बेंजीन की रिंग। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, और ये जो बेंजीन की रिंग है, अगर इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाया जाए जिसमें हर कॉर्नर पे इमेजिन कर लिया जाए कि एक कार्बन है और हाइड्रोजन वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये होती है बेंजीन की रिंग। अगर ऐसी बेंजीन की रिंग आपको कहीं भी किसी कंपाउंड में मिलती है तो वो कंपाउंड कहलाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। हो सकता है एक से ज़्यादा रिंग भी हो, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि वाई कार्बन फॉर्म सो मेनी कंपाउंड्स, क्योंकि कार्बन इतनी वैरायटी क्यों शो कर रहा है, क्योंकि कार्बन प्रॉपर्टीज क्या क्या शो करता है, कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनाता हुआ लंबी लंबी चेन्स बना लेता है, और कार्बन शो करता है टेट्रावैलेंसी। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड बनाने की पावर होती है, 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन, ठीक है, टेट्रावैलेंसी। और कंपाउंड्स जो होते हैं इसके वो आइसोमेरिज्म भी एग्जिबिट करते हैं। आइसोमेरिज्म का मतलब हम लोग थोड़ा बाद में समझेंगे, इसी लेक्चर में समझेंगे कि आइसोमेरिज्म क्या होती है। बेसिकली 2 कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है फिर भी उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, तो ये होती है आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन क्या है, कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी है कि वो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनाते हुए एक चेन बना लेता है, ठीक है। और जब वो चेन बनती है तो क्या होता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का जन्म होता है। अब उस चेन की वजह से वो चेन स्ट्रेट भी बन सकती है, उसमें क्या हो सकती है, ब्रांचिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन्स, ब्रांचिंग, ये सब कहाँ होता है, ये सब होता है
कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। इसी कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, कार्बन टू कार्बन साइकिल्स बनती है। मैं सिर्फ कार्बन बना रहा हूँ, इसका मतलब सिर्फ कार्बन नहीं होता है, ऑब्वियसली यहाँ पर हाइड्रोजन होगा जो इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करवा रहा होगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कार्बन एग्जिबिट बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, मतलब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो अलग अलग टाइप के बॉन्ड बनाता है, तो कई सारे कंपाउंड्स बना सकता है, ठीक है। तो कार्बन टू कार्बन लॉन्ग चेन्स, ब्रांचेस एंड इवन रिंग्स फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, इसीलिए बहुत सारे कंपाउंड मिल जाते हैं। और तो और हमें बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी भी मिलती है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि कार्बन टू कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। और क्यों वो बॉन्ड स्ट्रांग होता है, क्योंकि कार्बन का साइज़ छोटा होता है, तो दूसरे कार्बन का भी साइज़ छोटा होता है, तो जो बॉन्ड बनेगा इसकी लेंथ छोटी होगी, और जितना छोटा बॉन्ड लेंथ उतना स्ट्रांग बॉन्ड, ठीक है। टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, तो टोटल कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, ठीक है। भले ही सिंगल बनाए या डबल बनाए, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। अगर 4 सिंगल बनाता है तो ठीक, अगर एक तरफ डबल बॉन्ड एक तरफ सिंगल बॉन्ड बनाता है ऐसा भी हो सकता है, दोनों तरफ डबल बॉन्ड ही बना सकता है, और एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड और एक तरफ सिंगल बॉन्ड। तो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी और टेट्रावैलेंसी यहाँ पे हम समझ रहे हैं। कैटिनेशन का मतलब है लंबी लंबी चेन्स बनाना, वो चेन्स स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांचिंग भी हो सकती है और साइक्लिक भी हो सकती है, ठीक है। तो कार्बन फॉर्म्स स्टेबल बॉन्ड्स, क्यों, क्योंकि कार्बन छोटा होता है, कार्बन का बॉन्ड बहुत स्टेबल होता है, और कार्बन बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी अभी हमने देख लिया कि एग्जिबिट करता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बेसिकली बांटा गया है 2 पार्ट्स में। एक हाइड्रोकार्बन, ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल और केवल क्या हो, हाइड्रोजन और कार्बन, और ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम भी हो, जैसे CH4 मीथेन, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। लेकिन CH3OH ये क्या है, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली ये है मीथेनॉल। ये अल्कोहल है एक, जैसे C2H5OH, ये क्या है, इथेनॉल, ये भी क्या है, अल्कोहल है। अब ये जब OH आ रहा है लास्ट में, ये फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है, ठीक है। तो कुछ भी हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन के अलावा कोई और एटम आ जाता है तो उसके कुछ फंक्शनल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप उनको हम क्लासीफाई भी कर सकते हैं। जैसे ये क्या है, अल्कोहल्स, ये क्या हो जाएगा बच्चे, CH3COH, C2H5COH, ये क्या हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, और ये क्या है, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप जो है उसकी फैमिली को क्या बोला गया है, अल्कोहल्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, सब चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें ये जानेंगे कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई और एटम आ गया तो उसको बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, अदरवाइज जो वर्ड यूज़ करेंगे वो करेंगे हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में अभी हमने देखा था मीथेन का एग्जांपल, इथेन का एग्जांपल भी देखा था। अब अगर 3 कार्बन की चेन है तो उसका नाम होता है प्रोपेन। अब एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो केवल एक कार्बन है तो कितने बॉन्ड बनाएगा, 4, तो कितने हाइड्रोजन होंगे, 4, तो C 1 होगा, तो H कितना होगा, 4, 1 को नहीं लिखते हैं, अवॉइड कर देते हैं, तो CH4। 2 कार्बन है तो C2 हो गए, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, कैसे पता, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो इधर भी 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इधर भी 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। यहाँ पे कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो इधर 3 हाइड्रोजन, उधर 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे बीच वाले कार्बन पे 2 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए थे तो 2 हाइड्रोजन, तो 3 3 6 2 8, तो C3H8। ये क्या बना रहे हैं, बेसिकली हम जनरल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन पे 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन पे 8 हाइड्रोजन। इसका मतलब अगर n कार्बन है तो H2n+2, ठीक है, CnH2n+2, ये क्या है हमारे नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये जनरल फार्मूला है बेसिकली एल्केन्स का, ऐसे कंपाउंड का जहाँ पे ना ही कोई डबल बॉन्ड है ना ही कोई ट्रिपल बॉन्ड है, सारे के सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड्स, ठीक। ये क्या है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम, उनके स्ट्रक्चर्स हमने समझे, ठीक है। फिर कुछ ऐसे कंपाउंड जहाँ पे डबल बॉन्ड आता है, जैसे इथीन, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन गया। अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ 2 हाइड्रोजन लगाए जा सकते हैं, और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, तो C2 होगा तो H कितना होगा, 4। इसका नाम क्या रखा जाता है, जैसे ऊपर 2 कार्बन की चेन थी तो इथेन रखा था, यहाँ पर भी 2 कार्बन की चेन है तो इथईन रखा है। तो केवल क्या डिफरेंस आया है, सिर्फ एन का और ईन का डिफरेंस है। ऊपर वालों को बोला जाएगा अल्केन, जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है तो इसको बोला जाएगा अल्कीन, ठीक है। अगर 3 कार्बन की चेन होती और एक सिंगल बॉन्ड होता तो वो या तो यहाँ पे होता या यहाँ पे होता, बाकी कार्बन क्या कर रहे होते, अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे होते, तो CH2 CH और CH3, तो CH3
CH डबल बॉन्ड CH2, 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की नॉर्मल चेन थी तो आपने बोला था प्रोपेन, लेकिन यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया तो एन की जगह पे क्या आ जाएगा, ईन, तो प्रोपेन का क्या बन जाएगा, प्रोपीन। 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन अगर नॉर्मल होता जैसे CH3 CH2 CH2, अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते तो ब्यूटेन, लेकिन अभी हमारे केस में क्या है, एक डबल बॉन्ड भी आ गया तो ब्यूटीन। 5 कार्बन के सिंगल बॉन्ड होते तो पेंटेन, एक डबल बॉन्ड आ गया तो पेंटीन। तो ये बेसिकली अल्केन थे ऊपर वाले, ये वाले क्या है, अल्कीन। ठीक है, ये अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है अल्केन्स का अल्कीन्स का, ताकि इनकी स्टडी करना थोड़ा आसान हो जाए। ओके, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल क्या है ये समझते हैं। जैसे मीथेन होता है CH4, अब इसमें आपने क्या करा, एक हाइड्रोजन निकाल दिया और एक OH ग्रुप ऐड कर दिया तो CH3OH। ये क्या है बेसिकली, ये अल्कोहल है। जहाँ पर भी आपको OH ग्रुप मिले, इस OH ग्रुप का नाम होता है हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप जब कहीं लगा होता है तो नाम के आगे हम लोग क्या करेंगे, मीथेन का क्या कर देंगे, मीथेन ऑल। ठीक, ई जो है वो गायब हो जाएगा मीथेन का, क्योंकि वोवल आपस में एक क्लब नहीं कर सकते, तो मीथेन ऑल। अगर C2H5OH होता तो इथेन का ऑल बनता तो इथेन ऑल। अगर 3 कार्बन की चेन प्रोपेन है और प्रोपेन का ऑल बनता तो मान लो ये एक हाइड्रोजन ऐसे हटा के यहाँ पे OH लगा दिया तो क्या बनता, प्रोपेन ऑल। अगर ब्यूटेन 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन ऑल। अभी 1 क्यों लिखा है, क्यों नहीं लिखा हुआ है, ये हम IUPAC में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें आगे आएंगी। अभी सिर्फ टाइप्स बताए गए, कुछ बेसिक्स टाइप्स बताए गए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ठीक है, अब पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है या तो कोई आइटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ आइटम भी हो सकता है। ये क्या करेगा, ये स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा किसका, उस मॉलिक्यूल का जिसमें ये होगा, और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो पार्टिकुलरली उसी फैमिली की होंगी जिस फैमिली में ये फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। फैमिली मतलब जैसे अल्कोहल्स में OH पाया जा रहा था ना, तो अल्कोहल एक फैमिली हो गई, तो OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल फैमिली का। तो उसमें क्या करेगा कि अल्कोहल की जो प्रॉपर्टीज़ जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल जो प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शन, लगभग वैसी ही ब्यूटेनॉल भी शो करेगा। मतलब आप क्या करो, फंक्शनल ग्रुप लगा लो तो आप प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं, बेसिकली हैलाइड्स जैसे कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये भी फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर सकते हैं। जैसे कहीं पर अगर ऐसे लिखा गया है CH3Cl, ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बना रहा है और 1 बॉन्ड क्लोरीन से बना रहा है। ठीक है, तो ये जो क्लोरीन है यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा, ये इसको एक फंक्शनल ग्रुप देगा, फंक्शनल प्रॉपर्टी देगा। क्या प्रॉपर्टी देगा, जैसे मान लीजिए कि आपने अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा दी तो बन जाएगा CH3OH। अच्छा, मतलब सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किसका, और निकल जाएगा KCl। ऐसा क्यों होता है, ये सब रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, एक अल्काइल हैलाइड से हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं अल्कोहल। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड क्या दे रहे हैं, KOH के साथ अल्कोहल, तो ये इनका फंक्शन है बेसिकली, ये फंक्शनल ग्रुप हो गए। जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनको भी फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। ठीक है, क्योंकि जो रिएक्शन इथीन देगा वही रिएक्शन प्रोपीन देगा, वही रिएक्शन मोरलेस ब्यूटीन भी दे देगा डबल बॉन्ड की वजह से। ठीक है, तो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, इनके मैं भी नाम लिखता हूँ, जैसे जैसे ये आते जाएंगे डिटेल में एक्सप्लेन करता जाऊँगा। हैलाइड्स के नाम लिख दिए थे मैंने। ठीक है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है बेसिकली C डबल बॉन्ड O और H। इधर कोई भी अल्काइल ग्रुप लग सकता है जिसको मैंने R से लिख दिया है। अब अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, बेसिकली जो मेरा मीथेन है उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लिया तो क्या बचा, CH3। ये अगर कहीं जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे अल्काइल। तो मतलब कोई भी अल्केन है, ब्यूटेन है या प्रोपेन है, कोई भी अल्केन है, वहाँ से आप हाइड्रोजन निकाल लो तो क्या बन जाएगा, अल्काइल। अल्काइल जो है, अब उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई तो नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये अटैच होगा। तो अल्काइल ग्रुप अगर एल्डिहाइड के साथ अटैच है, ठीक है, तो ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। अल्कोहल हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, मतलब अल्काइल किसके साथ अटैच है, OH के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब अल्काइल किसके साथ अटैच है, R, C डबल बॉन्ड O और H के साथ। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि कंपाउंड्स जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो आप टेस्ट करके, जो टेस्ट मिथेनॉल देगा वही टेस्ट इथेनॉल देगा, वही टेस्ट प्रोपेनॉल देगा, तो आप पहचान लोगे कि ये सेम फंक्शनल ग्रुप वाले, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस मोर और लेस सिमिलर होने लगती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग हैं तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होंगी, ऑब्वियसली डिफरेंट होंगी। ठीक है, कुछ कॉमन फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले मैं आपको अल्कोहल बता चुका हूँ, ROH।
जो बेंजीन की रिंग बताई थी, वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है फिर भी जान लो, जो बेंजीन की रिंग बताई थी उस बेंजीन की रिंग पे एक हाइड्रोजन हटा के अगर OH लगा के हुआ है तो इसको बोलते हैं फिनॉल। ठीक है। ईथर क्या होता है बेसिकली, एक तरफ अल्काइल ग्रुप है CH3, फिर एक तरफ O और CH3, मतलब दोनों तरफ अल्काइल हो और बीच में क्या है ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाता है ईथर। ठीक है। अब इसकी नेमिंग बाद में देखेंगे वरना अभी डर जाओगे तुम लोग। ठीक। ईथर में क्या हो सकता है कि दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग भी हो सकते हैं और दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं। जैसे ROR से रिप्रेजेंट करते हैं तो R डैश, ROR डैश, तो R और R डैश सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो ये हमारे ईथर्स। एल्डिहाइड में क्या है, एल्डिहाइड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो है RC डबल बॉन्ड O और H, ये। ठीक है। कीटोन्स में क्या है, कीटोन से बेसिकली C डबल बॉन्ड O है और उसके बाद इधर भी R है और इधर R डैश है। R और R डैश सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो ये बनाएंगे क्या, कीटोन। इसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी IUPAC पढ़ेंगे तो सबको एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे, अभी बस देख रहे हैं कि ये देखने में कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है। कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, R मतलब कोई अल्काइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है। ईस्टर, एस्टर जो हैं वो होते हैं RC डबल बॉन्ड O और R डैश। R और R डैश सेम भी हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब पढ़ते हैं हम आपके दलाल की बुक में जो एक चार्ट दे रखा है, हो सकता है इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए। ठीक है। और इसमें कुछ गलतियां हैं लेकिन अभी उन गलतियों को इग्नोर करेंगे हम, बुक की गलतियों को, क्योंकि हमें एग्जाम देना है, स्कोर करना है। बहुत ज़्यादा उसमें इन डेप्थ जाएंगे तो फिर बहुत सारे उसमें क्या बोलते हैं, बहुत सारे मतलब ऐसे ऐसे राज खोल के आपके सामने आए, आपको लगेगा ये बुक में गलत लिखा हुआ है, तो उतनी डिटेल में नहीं जाते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि सारे एलिमेंट्स जो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन क्या है, कॉमन। तो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कहीं कहीं पे क्या मिलता है, ऑक्सीजन, कहीं पे क्लोरीन, कहीं पे ब्रोमीन, कहीं पे नाइट्रोजन भी मिलने लगता है। जैसे पायरिडीन का एग्जांपल देखा अगर आपने, ये पायरिडीन है। ठीक है। ये एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पर कार्बन की 6 कार्बन की चेन ना होकर 5 कार्बन की चेन है और 1 नाइट्रोजन है उस चेन के अंदर। ठीक, हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सब आपको मिलते हैं कुछ एलिमेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो को सारे एलिमेंट हैं, कोई भी कटायन बना रहा है, कोई भी एनायन बना रहा है, कोई बॉन्ड बना रहा है, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ज़्यादातर जो कंपाउंड होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं ऑर्गेनिक वाले, और ज़्यादातर जो होते हैं इनऑर्गेनिक वाले वो इलेक्ट्रोवैलेंट होते हैं। सारे के सारे नहीं, ज़्यादातर। जैसे NaCl है, KCl है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट। जैसे इथेन, मीथेन, इथीन, मीथेन, प्रोपीन, ये सब क्या है, कोवैलेंट। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ज़्यादातर जो ये गैसेज होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ लिक्विड्स भी होते हैं, तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ज़्यादातर रॉक्स होती हैं, तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड आसानी से पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं क्योंकि इसके आयंस टूट जाते हैं, और यहाँ पर सॉल्युबिलिटी उतनी अच्छी नहीं आती। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है। क्यों ऐसा होता है, पोलैरिटी की वजह से। ठीक है। जब अल्केन, अल्कीन, अल्काइन पढ़ रहे होंगे तब उसमें पोलैरिटी वगैरह देखेंगे तो उससे हमें समझ में आएगा कि अच्छा सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट हो रहा था। ठीक है। कंबस्टिबिलिटी की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बहुत ज़्यादा कंबस्टिबल होंगे ही, क्योंकि इन्हें बर्न किया जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। और जैसे आपने देखा होगा, आप पेट्रोल भराते हो, फिर पेट्रोल क्या होता है, उड़ जाता है, तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। ठीक है। ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पेट्रोल वगैरह। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ना ही कंबस्टिबल होते हैं, ना ही वोलेटाइल होते हैं, इन जनरल। ऐसा नहीं है कि सारे नहीं होते, कुछ होंगे, लेकिन हम इन जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है। कैटिनेशन और आइसोमेरिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्वियसली आइसोमेरिज्म और कैटिनेशन शो करते हैं। ये वर्ड्स भी आपने तभी सुने हैं जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है, और ये एग्जिबिट नहीं करते हैं। ठीक, ना के बराबर। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करते, ना के बराबर। ठीक है, नेग्लिजिबल। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम डिटेल स्टडी करने जाएंगे तो हमें 2 टाइप के कंपाउंड्स मिलेंगे, एक मिलेंगे ओपन चेन कंपाउंड्स और एक मिलेंगे हमको क्लोज चेन कंपाउंड्स। तो ओपन चेन कंपाउंड्स जो होते हैं उनको बोला जाता है एसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें कोई साइकिल नहीं है, कोई रिंग नहीं है, और जो क्लोज चेन कंपाउंड है उसको बोला जाता है साइक्लिक या रिंग वाले कंपाउंड। ठीक है। तो एसाइक्लिक कंपाउंड कैसे हो सकते हैं, वैसे कंपाउंड जिसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हो, कोई भी डबल बॉन्ड ना हो, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड ना हो, तो सारे के सारे क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड्स। तो ये क्या हो गया, एसाइक्लिक कंपाउंड। और कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो। ठीक, ये हो जाएगा अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये सैचुरेटेड मतलब ऑल सिंगल बॉन्ड्स, और इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ठीक, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में ये फ़र्क है। क्या इसका वर्ड सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कहाँ से लिया गया है, समझते हैं।
होता ये है जैसे कि इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या इथीन में हाइड्रोजन ऐड हो सकता है? करा के देखो, हाइड्रोजन गैस पास कराओ इथीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, क्या होता है कि CH3 और CH3 मतलब हाइड्रोजन ऐड हो जाती है। क्या फर्दर हाइड्रोजन ऐड हो सकती है? नहीं। तो डबल बॉन्ड था तो हाइड्रोजन ऐड हो गई, किसमें कन्वर्ट हो गया? सिंगल बॉन्ड में। तो इसको कहते हैं अनसेचुरेटेड और इसको क्या कहते हैं? सेचुरेटेड। खुद सोचो कि जैसे हम ये नहीं कहते हैं कि मेरी क्लास में अगर 25 बच्चे बैठे हुए हैं और 25 ही सीट्स हैं, तो मैं कहूँगा मेरी क्लास अब सेचुरेट हो गई है, अब और बच्चों के बैठने की जगह नहीं है। अगर मेरी क्लास में 25 सीट्स हैं लेकिन 20 ही बच्चे बैठे हैं, 5 सीट अभी खाली हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ? मेरी क्लास अभी अनसेचुरेटेड है, मतलब और बच्चे भी बैठ सकते हैं। कभी कभी हम नहीं बहुत थक जाते हैं, कहते हैं बहुत मैं सेचुरेट हो गया इस काम में, मतलब बहुत ज़्यादा कर लिया। अब ये फाइनल लिमिट थी, इसके आगे नहीं हो सकता, तो यहाँ पर भी ये फाइनल लिमिट है, इसके आगे एडिशन नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया है? सेचुरेट हो गया है, पूरा का पूरा ये हाइड्रोजन से फुलफिल्ड हो चुका है। ठीक है, तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में फ़र्क समझ में आया? सिंगल बॉन्ड और डबल या ट्रिपल बॉन्ड। डबल ट्रिपल बॉन्ड होंगे तभी एडिशन होगा हाइड्रोजन का, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो ये ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, इसमें ब्रांचिंग भी हो सकती है, स्ट्रेट चेन्स भी हो सकती हैं। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर से पढ़ते हैं कि ओपन चेन, क्लोज चेन, अब समझ में आने लगा होगा। ठीक है, इसमें साइकिल नहीं है, उसमें साइकिल या रिंग है। तो ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड भी हो सकते हैं कि अगर साइकिल है तो सिर्फ जैसे CH2 साइक्लोप्रोपेन है, तो साइक्लोप्रोपेन क्या है? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन की चेन के अलावा कोई और आइटम आ जाए। मान लो ये कार्बन की चेन है, CH2 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 ऑक्सीजन CH2, ये क्या है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, क्योंकि कार्बन की चेन के अलावा कोई और कोई और आइटम आ गया कार्बन की चेन में, कार्बन के अलावा। ठीक है, इसको कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं। ठीक, तो ओपन चेन, क्लोज चेन, कार्बोसाइक्लिक। अब इसमें भी डिफरेंशिएशन, इसमें भी क्लासिफिकेशन है। क्या क्लासिफिकेशन है? होमोसाइक्लिक कंपाउंड या तो एरोमेटिक होंगे या एरोमेटिक नहीं होंगे। अगर एरोमेटिक होंगे तो इसमें क्या होना चाहिए? हाँ जी, वही बेंजीन की रिंग। तो अगर बेंजीन की रिंग एक या एक से ज़्यादा रिंग्स हैं तो इसको क्या बोलेंगे? एरोमेटिक। अदरवाइज इनको बोलते हैं एलीसाइक्लिक। क्या बोलते हैं? एलीसाइक्लिक। ठीक है, ये तो होमोसाइक्लिक हो गए। हेट्रो में भी सेम केस है। हेट्रो में भी दो टाइप के कंपाउंड्स होंगे, या तो एरोमेटिक होंगे। ठीक, हेट्रो में एरोमेटिक कैसे होता है? जैसे पायरिडीन। पायरिडीन क्या है बच्चे? एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, इसको पायरिडीन बोलते हैं, बेंजीन नहीं है ये। बेंजीन की रिंग से एक जगह CH निकाल के वहाँ पे नाइट्रोजन फिट कर दिया गया, इसे पायरिडीन है। ये क्या है? एरोमेटिक है लेकिन हेट्रोसाइक्लिक है। और जो एरोमेटिक नहीं होंगे वो क्या कहलाएंगे? एलीसाइक्लिक। मतलब साइक्लिक हुआ लेकिन एरोमेटिक नहीं हो। ठीक है, अब जो स्टार्टिंग में हमने हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, ओपन चेन हो सकती हैं, क्लोज चेन हो सकती हैं। हाइड्रोकार्बन में वो आइटम्स हैं जिसमें कोई भी, मतलब कार्बन के अलावा कोई और आइटम है ही नहीं। तो हाइड्रोकार्बन में कौन कौन होगा? ओपन चेन हो सकती हैं, होमोसाइक्लिक हो सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कभी नहीं हो सकते। इसमें भी सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, एलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं, नॉर्मल चेन्स, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकते हैं। तो ये जो सारे कंपाउंड हैं ओपन चेन के, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एलीसाइक्लिक, इनको बोला जाता है एलिफैटिक, और बाकी क्या बच जाते हैं? एरोमेटिक। तो हाइड्रोकार्बन को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, एलिफैटिक, एरोमेटिक। या तो एरोमेटिक या एरोमेटिक के अलावा कुछ भी और, तो वो हो जाएंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक, रिंग्स भी हो सकती हैं, नॉर्मल चेन्स भी हो सकती हैं, स्ट्रेट चेन्स भी हो सकती हैं। ठीक है, बुक में जो डेफिनेशन लिखी है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है। होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है समझते हैं। होमोलोगस सीरीज बेसिकली क्या है? कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक ग्रुप बनाया जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर था, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, और जब उनके कंपाउंड्स को रखना शुरू करा तो सक्सेसिवली CH2 का इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, समझते हैं कैसे। जैसे अल्केन्स बनाना शुरू करें तो सबसे पहले कौन सा अल्केन आया? मीथेन, फिर उसके बाद ईथेन, फिर उसके बाद प्रोपेन, फिर उसके बाद ब्यूटेन। ठीक है, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ? एक कार्बन का और दो हाइड्रोजन का। कितना इंक्रीमेंट हुआ? एक कार्बन का और दो हाइड्रोजन का। सेम, एक कार्बन का और दो हाइड्रोजन का। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? सॉरी, यहाँ पर 10 आएगा। ये क्या है? अल्केन्स। जनरल फार्मूला क्या है अल्केन्स का? CnH2n+2। ठीक, तो जो अल्केन्स प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे, सिमिलर प्रॉपर्टीज ये शो कर रहे हैं। इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी उसमें इंक्रीमेंट होगा। जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा जैसे आप नीचे जाते चले जाओगे इस होमोलोगस सीरीज में।
इस होमोलोगस सीरीज में जो एटॉमिक मास का डिफरेंस है या मॉलिकुलर मास का डिफरेंस है वो कितना है 14 AMU। ठीक, क्यों? क्योंकि एक कार्बन का मास कितना होता है 12 और हाइड्रोजन का 1, तो इसका कितना मास होगा 12, तो 12 का एडिशन होता जाएगा सक्सेसिवली। ये क्या बन रही है बेसिकली अल्केन की एक होमोलोगस सीरीज बन रही है। ठीक है, अल्केन की होमोलोगस सीरीज में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन हमने देखा। इनके स्ट्रक्चर्स भी एक बार देख लेते हैं। ये मीथेन है CH4, इथेन कैसे होगा CH3 बॉन्ड CH3, प्रोपेन कैसे होगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ब्यूटेन कैसे होगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और CH3। आप देखिएगा एक चीज़ सिमिलर मिलेगी कि जो टर्मिनल पे आपको कार्बन मिल रहा है वो CH3 वाला है, जो बीच में कार्बन मिल रहा है वो CH2 वाला है, क्योंकि वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। पेंटेन में क्या होगा 5 कार्बन की चेन CH3 CH2 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 CH3। इसमें एक चीज़ और देखिए आप कि जो पेंटेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 36 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब रूम टेम्परेचर पे हमको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। बाकी सारे रूम टेम्परेचर पे हमको गैसियस फॉर्म में मिलेंगे, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है रूम टेम्परेचर से कम है। ऐसा क्यों? पहली बात तो ये कि मॉलिकुलर मास बढ़ रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है ना, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी मास भी है और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है। दूसरी बात ये है कि इनका सरफेस एरिया बढ़ रहा है। ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपस में ज़्यादा अट्रैक्शन करेंगे ये मॉलिक्यूल्स। ये जो अट्रैक्शन होता है इसको बोलते हैं वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये ज़्यादा होता है, इस वजह से क्या होता है पास पास क्लोजली रहना चाहते हैं, तो ये क्या होगा लिक्विड। ऐसे ही अगर आप नोनेन में या डेकेन में मतलब 10-10 कार्बन की चेन वाले कंपाउंड उठाओगे तो वो और ज़्यादा विस्कस होंगे और ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। ठीक है, उनका बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा होगा, और ज़्यादा आगे जाओगे तो आपको वैक्स वगैरह मिलने लगेगा। ठीक है, तो ये होमोलोगस सीरीज़ है अल्केन की। ऐसी अल्कीन की भी होती है, अल्काइन की भी होती है, अल्कोहल्स की भी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की भी होती है, सबकी होती है, सबकी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, होमोलोगस सीरीज़ क्यों स्टडी करी जाती है? क्योंकि जनरल फार्मूला जो होता है वो होमोलोगस सीरीज़ में सेम होता है। दूसरी बात यह है कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो सिमिलर होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। इवन केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं, सेम नहीं होती हैं। जैसे अल्कोहल की बात करें तो CH3OH, ठीक, मिथेनॉल, C2H5OH ये क्या है इथेनॉल, C3H7OH ये क्या है प्रोपेनॉल। कितने कार्बन का इंक्रीमेंट हो रहा है 1, कितने हाइड्रोजन का इंक्रीमेंट हो रहा है 2, CH2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये क्या बनती चली जा रही है, ये अल्कोहल्स की होमोलोगस सीरीज बनती चली जा रही है। अब जो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो वही रहेंगी, OH 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 फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, साइज इंक्रीज होता जा रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज देखिए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी सक्सेसिवली क्या होती है बढ़ती चली जाती है विद इंक्रीज इन द मॉलिकुलर मास बिकॉज ऑफ वंडर वाल फोर्सेस। क्यों होते हैं? क्योंकि जो सरफेस एरिया होता है उस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, वहाँ पे इंस्टेंट डाइपोल्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, और इस वजह से वहाँ पे क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नया नया डेवलप होना शुरू हो जाता है। जितना लंबा मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। होमोलोगस सीरीज के सारे मेंबर्स जो हैं वो एक ही प्रोसेस से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। जैसे मिथेनॉल है, इथेनॉल है, ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं। इनको पेयर करना है तो कैसे करेंगे? एक होमोलोगस सीरीज उठा ली हमने ब्रोमो अल्केन की, ब्रोमो मीथेन, ब्रोमो इथेन, और यहाँ से KOH का एक्वस सॉल्यूशन डाला और अल्कोहल बना लिया। वही रिएक्शन जो पहले करवाई थी। इससे क्या हो रहा है हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जो मेथड आपने ऊपर लगाया है वही मेथड आप नीचे लगा दो। ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने होमोलोगस सीरीज स्टडी कर ली, हमने उनको कैटेगराइज कर लिया फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे और एलिमेंट्स के बेसिस पे। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि होमोलोगस सीरीज के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मीथेन के बाद मिथेनॉल आ जाएगा ना। मीथेन है तो कार्बन हाइड्रोजन है, तो जितने भी कंपाउंड होंगे उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा। अगर आप अल्कीन की होमोलोगस सीरीज पढ़ रहे हो, अल्कीन की होमोलोगस सीरीज जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो जो इसका नेक्स्ट सक्सेसिव कंपाउंड होगा वो क्या होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मतलब इथीन से आप कहाँ चले जाओगे? प्रोपीन पे चले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड मिलेगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड। तो अल्कीन की होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जहाँ पे आपको कितने डबल बॉन्ड मिलते हैं? केवल एक डबल बॉन्ड मिलता है। ठीक है, ब्यूटेन। ओके, अब आप कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये डबल बॉन्ड बीच में भी तो हो सकता है। हाँ जी हो सकता है। तो सर इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ब्यूट-2-ईन। इसका नाम होगा ब्यूट-2-ईन, जिसको बुक्स में 2-ब्यूटीन भी लिखा जाता है। दोनों ही ठीक है। ठीक है, जैसे हम IUPAC में डिटेल में समझेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ द होमोलोगस सीरीज, क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे पहली बात तो आप सिस्टमैटिक स्टडी कर पा रहे हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की।
ठीक है, हैफाजार्ड मैनर में नहीं कर रहा हूँ। आपने ग्रुप्स बना लिए, ग्रुप्स बना के स्टडी कर ली। दूसरी बात जो नेचर है, अगर आपने 3-4 कंपाउंड्स का स्टडी कर लिया किसी भी ग्रुप में, मान लीजिए इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल का स्टडी कर लिया, तो प्रोपेनॉल के बाद जो दूसरा कंपाउंड होगा थोड़ी लंबी कार्बन की चेन होगी, फंक्शनल ग्रुप तो OH ही होगा ना, तो उसका भी क्या होगा, प्रॉपर्टी लगभग क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ठीक है, तो इस नॉलेज का हम यूज़ करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को प्रेडिक्ट कर लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए कौन रिलेट करेगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास चेंज हो रहा है। किसका मॉलिक्यूलर मास चेंज हो रहा है, अल्काइल ग्रुप का। तो अल्काइल ग्रुप विल डिटरमाइन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वेयर एज द फंक्शनल ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये है सिग्निफिकेंस होमोलोगस सीरीज़ का। आप कुछ होमोलोगस सीरीज़ देखते हैं, जैसे अल्केन। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, CN, अगर साफ नहीं दिख रहा होगा लिख देता हूँ, H2N+2। अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 4 है, CH4। अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन, कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 6 है, CH3, C2H6, C3H8, C4H10। अगर एक कार्बन है तो मैथ, क्योंकि ये अल्केन है तो नाम के आगे एन लगाते हैं तो मीथेन। 2 कार्बन है तो एथ, नाम के आगे एन लगाते हैं तो ईथेन। 3 कार्बन है तो प्रॉप, नाम के आगे एन लगाते हैं तो प्रोपेन। 4 कार्बन है तो ब्यूट, नाम के आगे एन लगाते हैं तो ब्यूटेन। तो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अच्छा, 5 कार्बन की चेन आ गई तो आ जाएगा हमारा C5H12। ठीक है, कैसे इसका स्ट्रक्चर होगा देख लेते हैं, CH3, CH2, 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 CH3, और इसका क्या नाम होगा, पेंटेन। 6 कार्बन की चेन होगी तो C6H14, इसका क्या नाम होता है, हेक्सेन। 7 कार्बन की चेन होती है तो हेप्टेन। ठीक, ऐसे ही फिर उसके बाद ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इस तरीके से पूरी सीरीज़ स्टडी करी जाएगी। IUPAC में नाम रखना सीखेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी बस बेसिक स्टडी कर रहे हैं। अल्कीन की बात करें तो अल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड मिलता है हम लोगों को, जैसे इथीन है, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। प्रोपीन है, प्रोपीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अभी बनाया था, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ऐसे बनाया था प्रोपीन का, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। फिर ब्यूटीन का बनाया था CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो एक डबल बॉन्ड मिल रहा है। कार्बन हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो 1:2 का है। ठीक है, एक कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन। ये क्या मिल रहा है बेसिकली में, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। अब 3 कार्बन है तो प्रॉप, नाम के आगे ईन। 2 कार्बन है तो इथ, नीम के आगे ईन। 4 कार्बन है तो ब्यूट, नाम के आगे ईन। ठीक है, अल्कोहल की भी एक होमोलोगस सीरीज है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए और जनरल फार्मूला सेम होना चाहिए। इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n+1। 2n+2 अल्केन का होता था, एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया, एक OH ग्रुप लगा दिया, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। तो अगर CH3 के साथ OH लगाए तो बोलेंगे मिथेनॉल, C2H5 के साथ लगाए तो इथेनॉल, C3H7 के साथ लगाए तो प्रोपेनॉल, और C4H9 है तो ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो ये नाम लिखने का तरीका है, IUPAC के रूल्स हैं कुछ, ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स बताए जाते हैं। यहाँ पर हमने सफिक्स यूज़ किया है, नाम के आगे ऑल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1.COOH। COOH क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो कंपाउंड है वो क्या होगा कि ये जो COOH है ये किसके साथ आ जाए, हाइड्रोजन के साथ आ जाए। अगर ऐसा होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे एक कार्बन है तो मीथेन। अब मीथेन के बाद क्या आ जाएगा, प्लस ओइक एसिड। यहाँ पर ओइक एसिड ऐड करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब ई और ओ दोनों वॉवल्स हैं तो ई को हटा देते हैं तो क्या लिखते हैं, मीथे नोइक, मीथे ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, मीथे नोइक एसिड। ठीक है, 2 कार्बन की चेन होगी, जैसे CH3 COOH इथेनोइक एसिड, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटिक एसिड। मिथेनोइक एसिड को क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। फिर प्रोपेनोइक एसिड और ब्यूटेनोइक एसिड सक्सेसिवली। ठीक है, ये क्या है, होमोलोगस सीरीज है। अलग अलग क्या कर लिए, ग्रुप्स बना लिए। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं ग्रुप्स बना लेते हैं, ऐसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये क्या है, होमोलोगस सीरीज, अलग अलग ग्रुप्स हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ईथर्स, इस तरीके से। ठीक है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। एक होता है कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला, जिसको ब्रांच स्ट्रक्चर फार्मूला भी कहते हैं। इसमें हम लोग सारे बॉन्ड्स दिखाते हैं, कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू हाइड्रोजन। ठीक है, और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला, जिसमें हम लोग अगर सिंगल बॉन्ड है तो अवॉइड कर देते हैं, डबल बॉन्ड है तो दिखा सकते हैं, सिंगल बॉन्ड भी दिखा सकते हैं और गलत नहीं माना जाएगा। मतलब ये भी कंडेंस स्ट्रक्चर माना जाएगा और ये भी कंडेंस स्ट्रक्चर ही माना जाएगा। बॉन्ड लाइन में क्या किया जाता है, बेसिकली कॉर्नर्स बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर 4 कॉर्नर्स हैं, आपको ये दिख रहा है। यहाँ हर कॉर्नर पे क्या रख दिया जाता है, कार्बन, और वैलेंसी सेटिस्फाई कराई जाती है। अब ये लास्ट में कार्बन है, एक वैलेंसी इसकी पहले से शेयर थी तो थी CH3,
इसकी पहले से एक थी तो 3 हाइड्रोजन इसमें आए होंगे CH3, यहाँ पे 2 बॉन्ड पहले से बना रहा था तो CH2, यहाँ पे CH2, तो CH3 CH2 CH2 CH3 क्या बन गया बेसिकली, ब्यूटेन। ठीक है, तो ये बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन है। ये साइक्लोब्यूटेन है। साइक्लोब्यूटेन में क्या होगा, यहाँ पे CH2 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 और CH2। ठीक है, अब स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं और कुछ नाम जो कि हमारे रिवाइज हो जाएगा वो देख लेते हैं। अभी बेसिक बिल्ड होता चला आ रहा है, अभी IUPAC आया नहीं है। ठीक है, तो अल्केन की बात करें, इथेन, इथेन में क्या होता है CH3 बॉन्ड CH3, ये कंडेंस है, और अगर सारे बॉन्ड दिखा दिए तो स्ट्रक्चर हमने ब्रांच वाला या कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला दिखा दिया। ठीक है, प्रोपेन में CH3 CH2 CH3, ब्यूटेन में CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक, फार्मूला क्या है C4H10 C3H8। एक कार्बन होता है तो मिथ, 2 कार्बन होता है तो इथ, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट। तो यहाँ पर क्या है अल्केन, तो इथ एन प्रॉप एन ब्यूटेन। अब अगर अल्कीन की बात करें तो 2 कार्बन की चेन है और बीच में क्या होना चाहिए, अल्कीन है तो एक डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, तो एक डबल बॉन्ड होगा, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, तो 2 कार्बन होंगे तो 4 हाइड्रोजन। अच्छा, 3 कार्बन थे तो 6 हाइड्रोजन, 4 कार्बन है तो 8 हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या मिल रहा है बेसिकली, क्या मिल रहा है बेसिकली, अगर CN है तो H कितना है 2N है। ठीक है, तो ये क्या है जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन। ये क्या मिल गया आपको, कंडेंस स्ट्रक्चर जिसमें आपने केवल कार्बन टू कार्बन बॉन्ड दिखाए और कंप्लीट स्ट्रक्चर में आपने सारे बॉन्ड्स शो करे। ठीक, अल्काइन का कैसे शो करेंगे, अल्काइन का बेसिकली कंडेंस स्ट्रक्चर जो है यही दिखाया गया है, CH बॉन्ड्स नहीं दिखाए गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर CH बॉन्ड होते तो ऐसे होते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C और CH। एक कार्बन है तो कुछ अल्काइन नहीं बन सकता। अल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है कि अगर 2 कार्बन होंगे और आपस में क्या बना रहे होंगे ट्रिपल बॉन्ड, तो एक वैलेंसी बची, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। 2 कार्बन की चेन है तो इथ और नाम के आगे लग जाता है आइन, तो ये इथाइन। 3 कार्बन की चेन है और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन। 4 कार्बन की चेन है, एक ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूटाइन। ठीक है, ये है इसके IUPAC नेम। अब कॉमन नेम देखते हैं इसके। ठीक है, जैसे इथीन को कॉमनली कहते हैं इथाइलिन, वाइल आ जाता है बीच में। प्रोपीन को कहते हैं प्रोपाइलिन और ब्यूटीन को कहते हैं ब्यूटाइलिन। ठीक, इथाइन को कहते हैं एसिटिलीन, ACET एसेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार यूज आएगा, एसिटाइलिन। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, एक हाइड्रोजन को हटा के CH3 आ गया तो इसको बोलेंगे मिथाइल, तो कॉमन नेम हो जाता है मिथाइल एसिटाइलिन। ठीक है, और यहाँ पर CH3 को हटा के क्या आ गया C2H5, तो यहाँ पर बोलेंगे इथाइल एसिटाइलिन। ठीक है बच्चों, अल्काइल ग्रुप अभी हमें पता था कि जो हमारे पेरेंट अल्केन थे जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई भी अल्केन है उसमें से आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन निकाल लिया, तो क्या बच गया अल्काइल ग्रुप। इसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है। फंक्शनल ग्रुप अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक एटम या रेडिकल या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, ये कंपाउंड के क्या करते हैं, कंपाउंड को स्ट्रक्चर बताते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज उसको देते हैं। क्या क्या फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ लिए हैं, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप जिसको OH फंक्शनल ग्रुप, मिथेनॉल, इथेनॉल, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप CHO, तो CHO कैसा है, ये CHO है, ये किसी भी R के साथ हो सकता है। तो हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ ये किसके साथ बॉन्ड बना रहा हो, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा हो। तो ये अल्डिहाइड ग्रुप जो है अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कितने कार्बन की चेन है, केवल एक, तो इसको बोलते हैं मीथेन और इसके नाम के आगे लग जाता है अल, तो मिथेनल। 2 कार्बन है CH3 CHO तो इथेनल। कार्बोक्सिलिक एसिड अभी हमने देखा था HCOH मिथेनोइक एसिड, CH3COH इथेनोइक एसिड। ठीक है, अगर हैलाइड्स लगे हुए हैं तो क्लोरोइथेन, क्लोरोमीथेन इस तरीके से नाम रखा जाएगा, या ब्रोमोइथेन, ब्रोमोमीथेन इस तरीके से नाम रखा जाएगा। पहले क्लोरो, फ्लोरो, आइडो, ब्रोमो मतलब हेलो रखा जाएगा नाम पहले, उसके बाद जो भी अल्केन है उसका नाम रखा जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाता है IUPAC की नेमिंग के दौरान। ठीक है, अगर कॉमन नेम की बात करें तो CH3OH को बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम में क्या होगा, सारे अल्कोहल होंगे, जैसे मिथाइल अल्कोहल, यहाँ पे हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। ठीक है, एल्डिहाइड में क्या हो जाएगा कॉमन नेम, फॉर्मेल्डिहाइड, अगर एक ही कार्बन है, 2 कार्बन है तो एसिटल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन है तो फॉर्मिक एसिड, जिसको फॉर्म और फॉर्म, एक कार्बन है तो फॉर्म आ रहा है। और एसिटिक एसिड अगर 2 कार्बन है, मतलब ACET जो वर्ड है वो कहाँ आता है, जब 2 कार्बन होते हैं। एसिटिलीन में भी क्या आया था कॉमन नेम ACET, जब 2 कार्बन की चेन थी। अब ये हैलाइड्स लगे हुए हैं तो कॉमन नेम में कैसे बोला जाता है, मिथाइल हैलाइड, जैसे कि अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड, और यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब बच्चों पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म वो ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं।
अगर वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इसलिए डिफरेंट हैं कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अगर वो स्ट्रक्चर भी सेम है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है फिर भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं तो हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपके सिलेबस में बहुत डिटेल में नहीं गिवन है, ठीक है, इसलिए शायद बुक में भी उसकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं कर रखा है। तो क्या होता है कि प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइसोमेरिज्म में अगर हम देखेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं बेसिकली अगर सेम होमोलोगस सीरीज की बात करें तो वो डिफरेंट होने लगती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज मोर और लेस सेम रहती हैं अगर सेम होमोलोगस सीरीज की हम बात करें। अभी समझेंगे इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आइसोमर्स, नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने निकाले जा सकते हैं आप बना के देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ब्यूटेन के कितने बनते हैं, पेंटेन के कितने बनते हैं, थोड़े से मैं भी कराऊंगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म किस तरीके से होती है, जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है तो उसमें चेन होती है, पोजीशन होती है, फंक्शनल होती है, क्या होती है, क्या इसका लॉजिक है, समझते हैं, ठीक है। तो आइए आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। ये बुक से लिया गया है ताकि आपको ये लगे कि आपके सिलेबस का पार्ट ही चल रहा है, इधर उधर नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आइसोमेरिज्म क्लासिफिकेशन समझते हैं आइसोमेरिज्म का। तो आइसोमेरिज्म में क्या है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है कि कौन कौन से आइटम्स हैं, कितना उनका नंबर है, ठीक है। आइटम्स और उनका नंबर, कि कितना नंबर है एक मॉलिक्यूल में, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये कौन सी आइसोमेरिज्म हो गई, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसको क्लासिफाई किया जाता है चेन आइसोमेरिज्म में, पोजीशन आइसोमेरिज्म में, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में, मेटामेरिज्म में और टॉटोमेरिज्म। मेटामेरिज्म में बताऊंगा आपको, टॉटोमेरिज्म अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है और इसको जानने के लिए आपको थोड़ी बहुत जीओसी भी जाननी चाहिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि अभी नहीं पढ़ाई जाती है 10th क्लास में, तो इसको भी छोड़ देते हैं, बाकी 4 करते हैं, ठीक है ना, पूछा जाएगा टॉटोमेरिज्म आपसे। फिर है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये क्या होते हैं, ये बेसिकली होती है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्यों, कुछ डिफरेंस होगा इसीलिए। तो क्या डिफरेंस होगा, 3 डायमेंशन स्पेस में या स्पेशियल अरेंजमेंट में जो आइटम्स का रिलेटिव अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। अभी नहीं समझ में आई, अभी समझ में आएगी जब आएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये 2 टाइप से होते हैं, कन्फर्मेशंस, जो कि अभी आपके सिलेबस का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशंस। कॉन्फ़िगरेशन में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है और वो भी बहुत ही मतलब एक एग्जांपल के साथ खत्म किया है, फिर भी हम इसको समझेंगे क्या क्या फ़र्क है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, ठीक है। और एंड में आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ये सारी आइसोमेरिज्म होती है बट सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब आपको शायद क्लियर हो पा रहा होगा कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, ये जो यूज़ किया जाता है वर्ड, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के लिए यूज़ किया जाता है। एंड सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस, ठीक है। तो वो क्या हो जाते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। तो चेन आइसोमेरिज्म की बात करें बच्चे, तो चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर है। क्यों, क्योंकि नेचर ऑफ कार्बन चेन जो है वो डिफरेंट है, कार्बन चेन ही डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ब्यूटेन की बात करें C4H10, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, इसी तरीके से तो बनाते हैं। कंडेंस स्ट्रक्चर या कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये क्या हो जाता है, ब्यूटेन। ये एक नॉर्मल चेन है ब्यूटेन की, इसको बोलते हैं एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा ये IUPAC नाम है, नहीं, एन ब्यूटेन अगर लग गया तो ये कॉमन नेम हो गया, IUPAC नहीं है, ठीक है। फिर ये कार्बन की चेन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 10, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट। स्ट्रक्चर में क्या चीज़ डिफरेंट है, कार्बन चेन का नेचर, यहाँ 4 कार्बन की चेन है, वहाँ 3 कार्बन की चेन है और एक ब्रांच लग गई। तो इसलिए ये 2 अलग अलग कंपाउंड हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं इन कंपाउंड्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन दोनों की मोर और लेस सिमिलर हो सकती हैं, सेम तो नहीं हो सकती, ठीक है। सेम होमोलोगस सीरीज़ के हैं, सिमिलर हो सकती हैं, सेम नहीं हो सकती, फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिकली बना रहे हैं हमारे चेन आइसोमर्स। अब ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन आपने देख लिया, पेंटेन देख लेते हैं। पेंटेन में कितने कार्बन की चेन होती है, 5 कार्बन की। फॉर्मूला क्या होता है, C5H12, CH3 CH2 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 CH3, क्या है ये, पेंटेन। ये कौन सा पेंटेन है,
एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। अगर ये CH3 हट के यहाँ लग जाए, जैसे CH3 CH CH3 CH2 CH3, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। जैसे वहाँ पे आइसोब्यूटेन था वैसे आइसोपेंटेन। इसमें एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसको बोलते हैं बच्चे नियोपेंटेन। ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन है जो कि 3 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे कोई भी कार्बन 3 कार्बन से बॉन्ड नहीं बना रहा है, यहाँ पे जो कार्बन है वो 4 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है। तो ये डिफरेंस है। यहाँ पर इस कार्बन को बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन और इसको बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो ये नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, इसलिए ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं या डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, बट इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो ये क्या है, बेसिकली आइसोमर्स है। ठीक है, और कौन से आइसोमर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। उनमें अगर क्लासीफाई करोगे तो चेन आइसोमर, क्योंकि चेन की कैटेगरी अलग अलग है, यहाँ 5 कार्बन की चेन, या 3, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 कार्बन की चेन। ठीक है, फिर आते हैं पोजिशनल आइसोमरिज्म। कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप की, सब्स्टिट्यूएंट की या डबल बॉन्ड की पोजीशन अगर डिफरेंट है तो उनको बोला जाता है पोजीशन आइसोमर्स। डबल बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप की तरह ही ट्रीट किया जाता है। ठीक है, जैसे एक कंपाउंड है CH3 CH CH CH3। ठीक है, इसमें कार्बन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 8। ब्यूटीन का एग्जाम्पल है। हो सकता था कि जो डबल बॉन्ड है वो आपका टर्मिनल पे होता, बीच में ना होता, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता, C4H8। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होता, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो स्ट्रक्चर आइसोमर्स हो गए। और उसमें क्या डिफरेंस है, डबल बॉन्ड की पोजीशन। तो मल्टीपल बॉन्ड की अगर पोजीशन भी डिफरेंट है तो पोजीशन आइसोमर्स। अगर मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन के अलावा सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इनकी पोजीशन डिफरेंट होती तो भी पोजीशनल आइसोमर्स। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन डिफरेंट है तो पोजीशनल आइसोमर्स। ठीक है, जैसे CH3 CH2 CH2 OH, ये क्या हुआ बच्चे, 3 कार्बन की चेन और अल्कोहल, तो प्रोपेनॉल। हो सकता है कि ये क्या होता, बीच में लगा होता, तो ये क्या होता, इसको फिर बोलते प्रोपेन 1ऑल और इसको बोलते प्रोपेन 2ऑल। कितना फ़र्क आ जाता। ठीक है, क्या है ये, पोजिशनल आइसोमर्स। ये एग्जांपल है 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन का एग्जांपल। ठीक, पोजीशन डिफरेंट हो रही है फंक्शनल ग्रुप की। फिर पढ़ेंगे फंक्शनल आइसोमर्स। अब ये क्या है, ये बेसिकली सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला है। क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गए, तो नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज़ डिफरेंट। अच्छा जी, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे C3H6CHO है, इसके अगर ए साइक्लिक आइसोमर्स, ए साइक्लिक मतलब रिंग वाले नहीं, बिना रिंग वाले आइसोमर्स बना की कोशिश की जाए तो एक तो इसका कंपाउंड बनता है CH3 CH2 CHO, ये क्या है, प्रोपेनल। दूसरा क्या बन सकता है इसका कंपाउंड, दूसरा इसका कंपाउंड बन सकता है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 मतलब प्रोपेनोन। ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है CHO और ये क्या है, कीटोन है। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन बन गए। एक और एग्जांपल लेते हैं आसान सा, C2H5OH, ये क्या है बच्चे, इथेनॉल। कैसा स्ट्रक्चर होता है, CH3 CH2OH। हो सकता है कि इसका एक और स्ट्रक्चर हमको मिले CH3। अच्छा, ये तो अल्कोहल है नहीं, तो ये क्या है बेसिकली, ये है ईथर। तो ईथर और अल्कोहल, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फार्मूला में यही तो बताया जाता है कि कितने कार्बन, कितने ऑक्सीजन, कितने हाइड्रोजन है, ये कितने एटम पाए जाते हैं एक मॉलिक्यूल में। और स्ट्रक्चर से हमें ये पता चलता है कि फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है। ठीक है, तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है, तो ये क्या कहलाएंगे बच्चों, फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म क्या होता है, वैसे बुक्स में शायद नहीं एक्सप्लेन है। मेटामेरिज्म का मतलब होता है जैसे मान लो कि ईथर ही होता, एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन की चेन दोनों तरफ हो। ठीक है, अगर दोनों तरफ कार्बन की चेन का नंबर बदल जाए, जैसे इस तरह CH3 इधर आ जाए CH2 CH3, इधर अल्काइल, इधर इथाइल ग्रुप है, इधर भी इथाइल है, यहाँ पे इधर मिथाइल है, इधर प्रोपाइल है। कार्बन हाइड्रोजन देखोगे तो नंबर सेम मिलेगा। तो क्या है बेसिकली डिफरेंस, कार्बन की चेन्स बदल गई हैं फंक्शनल ग्रुप की दोनों तरफ, तो ये कहलाता है मेटामर्स। इसे कहते हैं मेटामेरिज्म हो रही है। ठीक है,
स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, लेकिन फिर भी आइसोमेरिज्म हो रही है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव अरेंजमेंट जो एटम्स का है, स्पेशल अरेंजमेंट, वो डिफरेंट है। ठीक, समझते हैं कैसे। जैसे दो कंपाउंड है हमारे पास, दोनों ही ब्यूटूइन है, दोनों ही क्या है, दोनों ही ब्यूटूइन है। कैसे भाई? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, इस कंपाउंड का कैसे नाम रखते हैं हम लोग? ब्यूटूइन। क्यों? पहले कार्बन चेन का नंबर देते हैं 1 2 3 4, फिर ये कहते हैं कि डबल बॉन्ड को सेकंड नंबर मिल रहा है, सेकंड और थर्ड मिल रहा है, बेसिकली उसमें छोटा वाला लिखा जाता है, तो ब्यूटेन। दोनों ही कंपाउंड ब्यूटेन थे, लेकिन जब इसको 3D में देखा गया, एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका देखा गया, तो इस पर जो कार्बन होता है, यहाँ जो बॉन्ड बनते हैं, एक डबल बॉन्ड इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, यहाँ जो एंगल होता है 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि CH3 के सामने वाला बॉन्ड बना रहा, या फिर CH3 के ऑपोजिट में हो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, दोनों आपस में टकरा भी सकते हैं। कैसे? इनका जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है और इनका जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, वो आपस में रिपेल करेगा एक दूसरे को। ठीक है, तो ये रिलेटिवली लेस स्टेबल होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो दोनों ही अलग अलग प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो अलग होंगी, पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी इसकी? सिमिलर होंगी, मोर और लेस। ठीक है, तो जहाँ पर ये जो ग्रुप्स हैं, सेम ग्रुप्स, ये आमने सामने हैं, एडजेसेंट है, तो सिस ऑपोजिट है तो ट्रांस। ये दो आइसोमर्स बनेंगे इसके, एक सिस आइसोमर, एक ट्रांस आइसोमर। ठीक है बच्चों, अब जो है हम रूल्स पढ़ने वाले हैं IUPAC के, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा। IUPAC नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग IUPAC कंप्लीट करेंगे और हाइड्रोकार्बन्स की जो रिएक्शंस हैं जो एग्जाम में आने वाली हैं उनकी स्टडी करेंगे। थैंक्स अलॉट, थैंक यू वेरी मच, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से तैयारी करते रहना और बहुत अच्छे प्रिपेयर करके जाना। ठीक है, अगले लेक्चर में आपका IUPAC और हाइड्रोकार्बन्स वाला पार्ट हम कवर करेंगे। थैंक यू।